हाय फ्रेंड्स, यू आर वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। तो आप मेरी ये सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो बिल्कुल फ्री है। देखो, जून 2020 में जेआरएफ का पेपर होने वाला है। जो जून में ना हो पाएगा फिर जुलाई में, समथिंग जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट तक हो जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ। एक तरीके से मॉडल पेपर समझना फर्स्ट पेपर का। इसके 13 क्वेश्चन मैं पहले पिछले वीडियो में कंप्लीट करवा चुका हूँ। बाकी 13 से आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं इस वीडियो में कंप्लीट करवा रहा हूँ। आप इसमें कितने क्वेश्चन सही करते हो ये टारगेट लेके चलना है। क्वेश्चन नंबर 13, अभिकथन ए। अभिकथन ए, संचार में सूचना देने, आश्वस्त करने और गलत सूचना देने की क्षमता होती है। उसके बाद आता है कारण। प्रचार आश्वासन के लिए सत्य और असत्य के बीच के सूक्ष्म अंतर को समाप्त कर देता है। देखो, अभिकथन है कि संचार में सूचना देने, आश्वस्त करने और गलत सूचना देने की क्षमता होती है। कारण है प्रचार आश्वासन के लिए सत्य और असत्य के बीच के सूक्ष्म अंतर को समाप्त कर देता है। अब यहाँ पर ऑप्शन ए है कि दोनों कथन सही हैं, आर ए की व्याख्या कर रहा है। दूसरा है दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा कथन है ए सही है, आर गलत है। और चौथा है ए गलत और आर सही है। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप सजेस्ट करो, उसके बाद आप बताओ, वीडियो को पॉज कर सकते हो आप। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन। कक्षा में प्रभावी संचार का मौलिक सिद्धांत यह है कि व्यक्ति को निजी को, यहाँ पर ब्लैंक है, इस खालिस्तान को भरना है आपको, को श्रोता के अनुकूल बनना चाहिए। कौन सा विकल्प रिक्त स्थान की जगह लेगा? बलाघात, बाह्य स्वरूप, संदेश, दृढ़ व्यवहार। जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका आंसर सजेस्ट करो, फिर मैं बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है बाह्य स्वरूप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। स्थानीय और आमने सामने संचार को कहा जाता है कि स्थानीय और आमने सामने के संचार को क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है नैदानिक एकीकरण। क्या बोला जाता है? नैदानिक एकीकरण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए उदाहरण पर विचार करो। अब जमीन पर कोई घट या जार नहीं है। दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करो। इस उदाहरण में अंतर्ग्रस्त ज्ञान या प्रमाण के साधन की पहचान करो। ऑप्शन ए है अनुपलब्धि, दूसरा है अर्थोत्पत्ति, तीसरा है प्रत्यक्ष और चौथा है अनुमान। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष। उसके बाद क्वेश्चन 17 है, वह तर्क जिसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि उसमें प्राप्त निष्कर्ष आधारिकाओं द्वारा पूर्णतः समर्थित है, क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपको आंसर सजेस्ट करना है, फिर आपको बताना है। मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है आगमनात्मक तर्क। क्या है? आगमनात्मक तर्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नीचे दिए गए तर्क पर विचार करो। नीचे दिए गए तर्क पर विचार करो। ध्वनि स्थायी है क्योंकि यह श्रव्य है। नीचे दिए गए विकल्पों में से भारतीय तर्क के आधार पर उपयुक्त तर्क में अंतर्ग्रस्त विभ्रम की पहचान करो। ऑप्शन ए है तुच्छ तर्क विभ्रम, ऑप्शन बी है असंगत तर्क विभ्रम, ऑप्शन सी है विरोधाभासी तर्क विभ्रम और ऑप्शन डी है गलत अभिकथन विभ्रम। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसका आपको करेक्ट आंसर सजेस्ट करना है और बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गलत अभिकथन विभ्रम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है। ये क्वेश्चन नंबर 19 है जो बिल्कुल दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 19, संचार प्रक्रिया में
शारीरिक भाव भंगिमा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है संस्कृति, बी है चलचित्र दर्शक, सी है कक्षा की स्थिति और डी है पढ़ाया गया विषय। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चलचित्र दर्शक। क्या है? चलचित्र दर्शक। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको दिख रहा है, इग्नू द्वारा प्रारंभ किया गया ज्ञान दर्शन है। ऑप्शन ए है उपग्रह आधारित शैक्षिक टीवी चैनल, ऑप्शन बी है शैक्षणिक एफएम रेडियो नेटवर्क, ऑप्शन सी है अकादमिक नेटवर्क की वैश्विक पहल और ऑप्शन डी है ऑनलाइन पाठ्यक्रम। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसका करेक्ट आंसर है ऑनलाइन पाठ्यक्रम। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आगे, बिल्कुल कंटिन्यू रहते हुए क्वेश्चन नंबर 21 पर। ऐसा वायरस जिसमें यूजर इंटरफेसन के बिना ही एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अंतरित किया जा सकता है, इसे क्या कहा जाता है? कि ऐसा वायरस जिससे यूजर इंटरफेसन के बिना ही एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अंतरित किया जा सकता है, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है वर्म, बी है ट्रोजन, सी है कीलॉन्गिंग और डी है बूट सेक्टर वायरस। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसका करेक्ट आंसर है ट्रोजन। क्या है? ट्रोजन। 22वां क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। देखो 22वां क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वयं का अनुदेशात्मक अभिकल्प है। देखो जो स्वयं है उसकी फुल फॉर्म में आपको जब डेस्क्रिप्टिव टाइप से पढ़ाया था वहाँ पर बता चुका हूँ बिल्कुल डिटेल से। तो स्वयं को आप डेस्क्रिप्टिव टाइप से पढ़ा रखा हूँ, वहाँ पर जाके जरूर पढ़ें। हमें यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर पता चलाना है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वयं का अनुदेशात्मक अभिकल्प है। कथन ए है ई ट्यूटोरियल, बी है ई कंटेंट, यहाँ पर कंटेंट है, सी है आंकलन, डी है विमर्श मंच और ई है कक्षागत शिक्षण। अब यहाँ पर हमें करेक्ट आंसर का पता चलाना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा क्वेश्चन नंबर 22 का कथन ए, कि जो स्वयं है उसके अनुदेशात्मक अभिकल्प हैं ई ट्यूटोरियल और ई कंटेंट। ये क्या होता है? स्वयं क्या होता है? स्वयं एक ऐसी शैक्षणिक प्रणाली है जो मॉडर्न टाइप की है, आधुनिक समय की है। इसमें ऑनलाइन शिक्षण को बढ़ावा दिया जाता है, इसमें स्वयं पढ़ने पर बल दिया जाता है, ऑनलाइन पढ़ाई को इसमें बढ़ावा दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार के कितने राष्ट्रीय मिशन हैं? जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार के कितने राष्ट्रीय मिशन हैं? तो जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। टोटल 6 मिशन है इसके, जो 6 के 6 मिशन है। जब हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ाया हूँ इन्वायरमेंट, लेकिन जैसे हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं इसको डिटेल से आपको समझा दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अधीन हुई थी? तो जो यूजीसी या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसकी स्थापना 1956 यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत हुई थी। उसके बाद 25वां क्वेश्चन है, बजट निर्माण में आपको ऑटोमेटिक परिकलन करना पड़ता है, इसके लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर स्प्रेडशीट का प्रयोग किया जाना चाहिए। स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है, वर्ड प्रोसेसिंग है और डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। तो इसमें करेक्ट आंसर स्प्रेडशीट है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा स्रोत का उपयोग विद्युत उत्पादन में ऊर्जा संपरिवर्तन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है बायोमास, बी है वायु, सी है जियोथर्मल और डी है न्यूक्लियर। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है बायोमास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये इसकी आंसर की है। और हाँ दोस्तों, यदि आपको इस क्वेश्चंस की, जो ये मेरे मॉडल पेपर हैं, इनकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे से पीडीएफ ले सकते हो। जो पीडीएफ लेने का जो मेथड है वो मैं आपको बिल्कुल लास्ट में जब डिस्क्रिप्शन डालूंगा तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक करके और मेरे से पीडीएफ ले सकते हो। और वैसे मैं कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ, 7891350470, 7891350470। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं जिससे आप पीडीएफ भी ले सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, शिक्षा और संबंध क्षेत्रों में विभिन्न विश्वविद्यालयों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड के बंद होने के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है एसोसिएशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बी है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सी है IIAS शिमला और डी है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो जो क्वेश्चन नंबर 27 है उसका करेक्ट आंसर है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अगेन क्वेश्चन नंबर 28, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक छत के ऊपर विद्युत के लिए ऊर्जा पैनल संस्थापन का निर्धारित लक्ष्य है, तो वो है 100 गीगावाट। कितना है? ऑप्शन ए है 25-40 गीगावाट, बी है 50 गीगावाट, सी है 60 गीगावाट। यहाँ करेक्ट आंसर है 100 गीगावाट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, सोलर सेल निर्माण में व्यापक रूप से प्रयुक्त सामग्री है। तो जो सोलर सेल का निर्माण किया जाता है उसमें प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन का। ऑप्शन ए न्यूबिडियम है, बी सिलिकॉन है, सी निकल है और डी क्रोमियम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है 30वां। रैम के बारे में कौन सा कथन सही है? क्या है? रैम के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है रैम अपरिवर्तनीय है और कंप्यूटर सिस्टम में रैम की मात्रा से उसका कार्य निष्पादन प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन बी है रैम अपरिवर्तनीय है और कंप्यूटर सिस्टम में रैम की मात्रा से उसका कार्य निष्पादन प्रभावित होता है। ऑप्शन सी है रैम परिवर्तनीय है और कंप्यूटर सिस्टम में रैम की मात्रा से उसका कार्य निष्पादन प्रभावित हो सकता है। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो जो क्वेश्चन नंबर 30 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कि रैम एक परिवर्तनीय है। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये कंप्यूटर में रैम की मात्रा से उसका कार्य निष्पादन प्रभावित हो सकता है। ध्यान रखना, मैं कंप्यूटर में रैम और रोम इन दोनों को बहुत ही डिटेल से और बहुत ही सही ढंग से समझा चुका हूँ। आप वहाँ जाके ज़रूर देखें, मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पर कंप्यूटर का अलग से टॉपिक डाल रखा हूँ, उसको ओपन करके और बिल्कुल सही ढंग से पढ़ो। बहुत सिंपल से तरीके से समझा रखा हूँ मैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँगा मैं वहाँ। क्वेश्चन नंबर 31 है, दशमलव संख्या 75 का द्विआधारी समतुल्यांक क्या है? देखो ये क्वेश्चन है जो स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, तो बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको मैं बोर्ड के ऊपर आपको समझा दूंगा। देखो स्टैटिक के 2 क्वेश्चन बनते हैं, वैसे 4 टॉपिक हैं स्टैटिक के जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मोस्टली 2 क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट होते हैं। तो मैं वो क्वेश्चन आपको 100% कंप्लीट करवाऊंगा, लेकिन वो जब मैं बोर्ड के ऊपर समझा के पढ़ाऊँगा, जैसे मेरी वो क्लास लॉकडाउन से पहले चलती थी उस तरीके से पढ़ाऊँगा, तब मैं वहाँ पर आपको ये समझा दूँगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप निकाल लेना, किसी को निकालना आए तो, अदरवाइज मैं आपको ये बता दूंगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 32वां क्वेश्चन है, मोक का नया योजित है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मोक की फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स का समावेश न्यायोचित है। ऑप्शन ए है न्यून लागत के आधार पर, बी है अभिगम्यता के आधार पर, सी है गति के आधार पर और डी है
नवाचार के आधार पर। तो जो क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका करेक्ट आंसर है नवाचार के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 33वां क्वेश्चन है। 33वां क्वेश्चन है, आईसीटी या आईटी के संदर्भ में स्पैमिंग के बारे में कौन सा कथन सही है? आईटी या आईसीटी के संदर्भ में स्पैमिंग के बारे में कौन सा कथन सही है? स्पैमिंग बड़ी संख्या में श्रोताओं को अयाचित विज्ञापन संदेश भेजना या उन्हें ईमेल करना। स्पैमिंग ऐसे संदेशों को पोस्ट करता है। कथन ए है, स्पैमिंग बड़ी संख्या में श्रोताओं को अयाचित विज्ञापन संदेश भेजना या उन्हें ईमेल करना। कथन 2 है, स्पैमिंग ऐसे संदेश को पोस्ट करता है जिसमें किसी आपत्तिजनक लेख अंतर्विष्ट होते हैं। कथन सी है, ऑल ऑफ दिस, और कथन डी है, नन ऑफ दिस। तो जो क्वेश्चन 33 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कि आईसीटी या आईटी के संबंध में कथन सही है कि स्पैमिंग ऐसे संदेश को पोस्ट करता है जिसमें किसी आपत्तिजनक लेख अंतर्विष्ट हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा जो ये आज का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट होता है। ये जून 2020 में होने वाले जो जेआरएफ का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये बहुत ज़रूरी पढ़ना होगा। और यदि आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना। और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर देखो जो मैं बता रहा हूँ, 7891350470। वहाँ से आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं जिनसे आप मेरे से पीडीएफ ले सकते हो ये। और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करो, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और कहीं भी कैसी भी किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।